तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ लुओ वो एक ट्रैप के अंदर फंसी हुई होती है और उसे पता भी नहीं था कि वहां पर कौन शख्स मौजूद है जो कि उसे इस फॉर्मेशन में मारना चाहता है। मगर जब उसके सामने वो बंदा आता है और उससे कहता है कि तो फाइनली अब मेरा वेट खत्म हो गया, मैंने न जाने कितना इंतजार किया है, आज तुम अकेली हो। इतना कहते ही वो बंदा जैसे उस पर अपनी सोट से वार करता है तो लुओ लुओ पीछे हट जाती है और जब वो बंदा अपना फेस शो करता है तो उसे देखकर लुओ लुओ कहती है तुम्हारे सर पर सींग हैं, इसका मतलब ये है कि तुम एक डीमन हो। मगर वो डीमन वॉरियर कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार देता हूँ तो फिर इसके बाद ह्यूमन और डीमन अलायंस वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। ये कहते ही वो कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा होता है और वो उस लड़की से कहता है कि आज के दिन के बाद मेरे डीमन रेस को कोई भी सप्रेस नहीं करेगा। और इससे पहले कि वो बंदा उस प्रिंसेस को मारता, अचानक से वो लड़की चुटकी बजाकर वहां से भागने की कोशिश करती है मगर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहां पर चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बना हुआ होता है जिससे वो लड़की बाहर नहीं जा पाती। और वो डीमन वॉरियर कहता है कि तुम इस डीमन रेलिक के बारे में नहीं जानती, इसके यहाँ पर होते हुए कोई स्टार रियलम का वॉरियर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मगर हम देखते हैं वो लड़की फौरन से अपना एक विप बाहर निकाल लेती है और उसके साथ उस डीमन वॉरियर पर हमला करती है। मगर हमें बताया जाता है कि ये वेपन रैंकिंग में 70 नंबर पे जिसका मतलब ये है कि ये इतना हाईएस्ट लेवल का वेपन नहीं है। और ऊपर से वो डीमन जब उस पे हमला करता है तो वो लड़कियों से बहुत ही मुश्किल से रोकती है और वो डीमन कहता है कि तुम्हारी कंडीशन देख के लगता है कि तुम्हें मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर वो लड़की जैसे अपना एक ट्रेजर निकालती है तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि वो वॉरियर अपनी जान बचाने के लिए बाल बाल बचते हुए वहां से पीछे हट जाता है। उसे यकीन भी नहीं आ रहा था कि इस लड़की के पास इतना खतरनाक लेवल का ट्रेजर होगा। मगर उस ट्रेजर से उस लड़की को खुद को नुकसान होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि वो जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करती है उसकी इंजरीज उतनी ही बढ़ जाती है। मगर दूसरी तरफ वो डीमन वॉरियर कहता है कि प्रिंसेस तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा आर्टिफैक्ट होगा, पर इसने अभी भी मुझे खत्म नहीं किया है, जिसका मतलब ये है कि अब तुम्हारे खत्म होने का टाइम है। जैसे ही वो वॉरियर अपने नाइफ से उसे मारने वाला होता है तो वो लड़की अपने आप को बचाती है और कहती है कि मैं अगर अपने ट्रू की को यूज करूंगी तो मेरी इंजरीज और भी ज्यादा तो मेरी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं उस की को यूज ही नहीं कर पाऊंगी। मगर अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज असल में चेन शेंग की होती है। वो कहता है एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स और जोंगजेन सो ड्रेन टेक्निक ये यूज करो, इसके साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्रीली मूव करेगी। वो लड़की जब इसी तरह की टेक्निक यूज करती है तो उसकी एनर्जी बहुत ही आसानी से फ्लो होती है और वो उस विप को बहुत ही आराम से यूज करते हुए उस वॉरियर को इंजर्ड करते हुए दूर उछाल फेंकती है। और हमें दिखाया जाता है चेन चेंग वो दूर बैठा हुआ ये लड़ाई बाहर से ही कंट्रोल कर रहा होता है। उसे पता था कि इस टेक्निक में वो डीमन क्या कुछ यूज करने वाला है। वो उस लड़की को बाहर बैठकर ही गाइड करता है कि उसे कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। चेन शेंग की बात मानते हुए वो लड़की जब अटैक कर रही होती है तो उसका हर एक अटैक निशाने पर लग रहा होता है और वो डीमन हैरान होता है कि ये नामुमकिन है, ये लड़की अपनी ब्रोकन मेरिडियंस के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे यूज कर सकती है और इसे मेरी पोजीशन के बारे में कैसे पता चल सकता है, आखिर कौन है जो कि इसकी मदद कर रहा है, चलो सामने आ जाओ। इतना कहने के बाद वहां पर चेन शेंग सामने आ जाता है और वो लड़की जब उसे देखती है तो वो कहती है कि ये तो वही है। और वो डीमन चेन शेंग से कहता है कि मेरी मूवमेंट और मेरी सीक्रेट टेक्निक ये सिर्फ और सिर्फ मेरे डीमन लॉर्ड और मुझे मालूम है, आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है। चेन शेंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी इस टेक्निक को बहुत पहले ही नोट कर लिया था और मैंने इसके सारे मूव्स को भी याद कर लिया है। ये टोटल 3106 वेरिएशंस के साथ काम करती है। ये सुनते ही वो डीमन कहता है भले ही तुम्हारे अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है मगर बदकिस्मती से तुम भी इस लड़की के साथ मरने वाले हो क्योंकि मेरे इस ब्लैक रॉब विजडम के अंदर सुप्रीम विजडम शामिल है। ये बात सुनते ही यहाँ पर चेन शेंग कहता है कि ब्लैक रॉब ये तो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस ब्लैक रॉब है जिसे ह्यूमन ट्रेटर भी कहा जाता है। यकीन नहीं आता कि वो बंदा डीमन का स्ट्रेटेजी मेकर है। मगर यहाँ पर वो डीमन कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम सब लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा।
ये कहते ही वो फौरन से अपना ही वो नाइफ फौरन से अपनी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिससे वो वहां पर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए एक जाइंट मीटियोर को समन कर लेता है, जो कि साइज में कई गुना बड़ा होता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है तो वो प्रिंसेस कहती है कि अगर ये यहाँ पे गिरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। ये कहने के साथ वो अपने विप के साथ उसे रोकने के लिए ऊपर जाती है और अपने विप से उसे रोकती भी है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उल्टा वो लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही बीमार होती है और ऊपर से स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करना उसके लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। मगर जब वो जायंट मीटियोर नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पर चेन शेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और अपनी डिवाइन स्क्रिप्चर्स में से एक स्क्रिप्चर को यूज करता है, जिसके जरिए वो उस स्टोन को रोकने के लिए एक वेपन को चूज कर लेता है और कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि इसे कैसे रोकना है। ये चाहे जितना बड़ा स्टोन क्यों ना हो, मगर इसे रोकना बेहद आसान है। ये सुनकर वो डीमन वॉरियर कहता है कि तुम ट्राई करके देख लो, तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। मगर यहाँ पर चेन शेंग कहता है मुझे सिर्फ इस पे हल्का सा क्रैक करना है, बाकी काम खुद ही हो जाएगा। जिसके बाद वहां पर वो स्टोन उसके ऊपर जैसे गिरने वाला होता है तो चेन शेंग उस वेपन के साथ उस बड़े से पहाड़ को रोकने के लिए अपने स्टिक का यूज करता है, तो वो उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी एनर्जी सीधा वो उस डोमेन से बाहर निकल जाती है। और बाहर एक इंपीरियल जनरल मौजूद होता है। जब वो उस एनर्जी को देखता है तो उसे उस डीमन की एनर्जी फील होती है, जिस पर वो कहता है अच्छा तो ये डीमन कैपिटल सिटी के अंदर छुपा हुआ था। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड को बहुत ही तेजी से थ्रो करता है, तो वो सोर्ड उड़ते हुए बहुत ही दूर आकर सीधा उस डोमेन को हिट करती है, जिसकी वजह से वो डोमेन टूट जाता है और वो सोर्ड उस डीमन की बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी होता है और वो अपने उसी वेपन को दोबारा से यूज करने वाला होता है। मगर हम देखते हैं यहाँ पर उस लड़की का फादर आ जाता है और उससे वो वेपन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा। तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, तुम्हें मैं ऐसी तड़पा तड़पा कर मौत दूंगा कि तुम यहाँ आने पर पछताओगे। ये कहते ही वो अपनी पावर्स के जरिए उसकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हार्ड करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसकी बोन्स पर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि उसकी बोन्स अंदर अंदर से टूटती जा रही होती है। मगर जैसे ही वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी से निकलने वाली होती है, अचानक वो इंपीरियल सोल्जर फौरन से उस स्वॉर्ड के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और उस व्हाइट एम्परर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं इस डीमन को जू प्रिजन के डीपेस्ट लेवल पे लेकर जाऊंगा। इसके जिस्म से इसकी चमड़ी उधेड़ कर खींच कर निकालूंगा और इसे ज्यादा से ज्यादा दर्द दूंगा, यहाँ तक कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे 3rd डिग्री टॉर्चर भी करूंगा। आप प्लीज बेफिक्र होकर घर चले जाइए, आगे का काम मैं खुद ही कर लूंगा। मगर वो एम्परर कहता है कि मुझे 3 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट चाहिए, वरना तुम एक मामूली से जनरल हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस मामले को दबा पाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। इतने में अचानक वहां पर एक स्पिरिट बीस्ट भी आ जाता है, जो कि असल में उस जनरल का स्पिरिट बीस्ट होता है। और वो जनरल उस एम्परर से कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैंने आपकी बात सुन ली है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ चेन शेंग कहता है कि अब यहाँ पर इंपीरियल जनरल्स आ चुके हैं, तो वो लड़की बिल्कुल सिक्योर है, मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगता है तो वहां पर मौजूद उस लड़की का फादर उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसे एक व्हाइट जेट टोकन देता है और कहता है कि इस टोकन की वैल्यू हजारों गोल्डन कॉइन्स के बराबर है। मगर चेन शेंग कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस अपनी अकेडमी जाना है, स्टडी करनी है और अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिस पर वो बंदा कहता है ये लड़का अजीब है, इसे पता भी नहीं कि इसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया है। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सपना देख रही होती है और सपने में वो कोई गाना गुनगुना रही थी और वहां पर उसकी मदर भी होती है। जब उसकी मदर वहां पर आती है और उससे कहती है क्या तुमने ये सब कुछ याद कर लिया है, तो वो कहती है कि हाँ, मैंने आपकी हर एक चीज को नोट कर लिया है और मैं भी आगे चलकर एक बहुत ही बड़ी इम्प्रेस बनूंगी। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों का जो एल्डर होता है वो जब उस लड़की के बारे में सुनता है कि उसने कोई भी प्रोग्रेस हासिल नहीं की है, तो वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 साल का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने कोई प्रोग्रेस हासिल ना की तो फिर मैं तुम्हारी किसी यंग एम्परर से शादी करवा दूंगा। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से होश में आकर बैठ जाती है और अपनी मदर को देखती है और कहती है मैं अपने साथ ये होने नहीं दूंगी, वो लड़का कहाँ है।
मगर उसकी मदर कहती है तुम किसकी बात कर रही हो, क्या वो बराबर नेशनल एकेडमी वाला लड़का? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे उसके पास जाना होगा, वो लड़का मेरी मेरेडियंस को ठीक कर सकता है। ये कहते ही वो उठकर फौरन से वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चेन चेंग वो स्टडी कर रहा होता है, मगर वो कहता है कि कल रात वाले इंसिडेंट की वजह से मैं ठीक से स्टडी भी नहीं कर पाया और मैं अपना टास्क भी कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। मुझे अब पूरी तरह से फोकस करके बाकी की कल्टीवेशन को भी जल्द से जल्द रिकवर करना होगा। मगर इतने में अचानक कोई उसका दरवाजा खटखटाता है और वो देखता है कि बाहर कुछ सोल्जर्स बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर उसके घर के अंदर आ रहे हैं। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और उसके कमरे के बाहर वो लड़की खड़ी हुई होती है, जिसे वो देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कल तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। जिस पर चेन शेंग कहता है ठीक है, तुम थैंक्स कहना चाहती थी, कोई बात नहीं, मगर अब तुम जा सकती हो। ये कहते ही वो जैसे दरवाजा बंद करने लगता है तो वो लड़की हाथ देखकर दरवाजा खोलती है और सोल्जर से कहती है सारा सामान ले आओ। सारे के सारे सोल्जर्स बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर उसके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं और वो लड़की उसे बताती है कि मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें ये छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो उसे दिखाती है उसके पास एक से बढ़कर एक कीमती ट्रेजर होता है और ऐसी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं और वहाँ मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल थी, मगर उसके बावजूद भी वो उसे और भी ज्यादा ट्रेजर देते हुए कुछ पर्ल्स दिखाती है और कहती है कि ये एनर्जी पर्ल साउथ ड्रैगन क्लान के सी पर्ल है। तुम अगर रात के टाइम पे रीडिंग कर रहे हो तो तुम इन्हें रोशनी के लिए यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो उसे एक बुक दिखाती है जो कि ली माउंटेन की एक सीक्रेट सोर्ड टेक्निक की बुक होती है। उसे देखकर वो काफी हैरान होता है कि ये तो ली माउंटेन की सोर्ड टेक्निक है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? क्या ये कोई फर्स्ट कॉपी है? तो वो लड़की बताती है कि नहीं, ये ओरिजिनल वाली है। असल में ली माउंटेन के पास जो बुक है वो फर्स्ट कॉपी है और ये एक डिसाइपल की तरफ से आपको गिफ्ट है। आज से मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आज से सिर्फ आपको ही फॉलो करूंगी। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 4 दिन भी नहीं हुए और ये लड़की मेरी डिसाइपल बनना चाहती है। मगर वो लड़की उसे बताती है मेरे मेरेडियंस में कुछ प्रॉब्लम है, हमारी एकेडमी के प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, मगर तुमने सिर्फ मुझे देखते ही मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था। मगर चेन शेंग कहता है वो बस एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये सुनते ही वो लड़की कहती है अगर ऐसा है तो फिर हम लोग दोबारा से टेस्ट करेंगे। ये कहते ही वो दोबारा से अपना विप निकालती है और उस विप से जैसे ही दोबारा से हमला करने वाली होती है तो दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करते ही उस लड़की को दोबारा तकलीफ होती है। जिसके बाद चेन शेंग अपनी नीडल टेक्निक यूज करते हुए उसके प्रेशर पॉइंट्स पर क्लिक करते ही उसके एनर्जी फ्लो को फिर से बेहतर कर देता है, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का ही है जो कि मेरी मेरेडियंस को ठीक कर सकता है। और यहाँ से चेंग शेन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, मगर वो लड़की उसके पैर पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चेन शेन कहता है मेरे पैर तो छोड़ दो, मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं जानती हूँ मैं आपका पैर छोड़ूंगी और आप भाग जाओगे। मगर यहाँ पर चेन शेंग वो बाहर सूरज की तरफ देखता है और कहता है कि टाइम बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है, 3rd ड्रैगन क्वार्टर गुजर चुका है। जिस पर वो लड़की कहती है क्या मतलब है? तो चेन शेंग उससे कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तुम्हें 3rd ड्रैगन क्वार्टर आवर में ही हर रोज इसी तरह ही ब्रेकफास्ट करना है। ये सुनते ही वो लड़की उस बात को नोट करने लगती है तो चेन शेंग यहाँ से भाग जाता है और वो लड़की फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। अगले दिन जब चेन शेंग एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है तो वो लड़की भी वहां पर उसके सामने बैठी हुई होती है और वो अपना खाना तक उस लड़के को दे देती है। मगर हम देखते हैं कि चेन शेंग वो सिर्फ स्टडी करना चाहता था और उस लड़की की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा था। और जब वो बाहर काम करने के लिए जाता है तो वो लड़की भी वहां पर उसके साथ खुदाई करना शुरू कर देती है और उसके साथ पूरी तरह से हाथ बटाती है। मगर चेन शेंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जब वो कल्टीवेशन करने के लिए जब वो बाहर आकर बैठता है तो वो लड़की भी उसके साथ साथ आ जाती है और जब चेन शेंग कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो वो लड़की भी उसके साथ साथ कल्टीवेशन स्टार्ट करती है। मगर बैठे बैठे ही उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ चेन शेंग वो अपनी बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है और कहता है कि मैंने
अपने डेस्टिनी स्टारलाइट को अपनी बॉडी में अट्रैक्ट किया था और वो मेरी बॉडी में आ भी गई थी, मगर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो सारी की सारी एनर्जी बस एक कतरे के बराबर है। क्या मेरी बॉडी एनर्जी से पूरी तरह से खाली है? मगर वो देखता है कि वो लड़की तो उसके हाथों के ऊपर ही सो गई है। जिसके बाद वो उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है तो वो उसके हाथ पर जोर से काटती है। ये देखते ही चेन शेंग फौरन से उस लड़की को उठाकर अपने आप को पीछे हटाता है तो वो लड़की कहती है, मास्टर, आपकी बॉडी से इतनी खुशबू आती है कि मुझे लगा कि शायद आपकी बॉडी कोई फ्रूट जैसी है और मैं यही सपने में देख रही थी कि शायद मैं कोई इमोर्टल फ्रूट खाने लगी हूँ। ये सुनते ही चेन शेंग उसे छोड़कर वहां से जाते हुए कहता है कि मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती। चेन शेंग उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं है, ना ही हमारी फैमिली बैकग्राउंड एक जैसे है, इसीलिए आइंदा यहाँ कभी भी मत आना। ये कहकर वो दरवाजे बंद कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है जब सुबह होती है तो चेन शेंग को थोड़ा सा पछतावा होने लगता है। वो बाहर देखता है, वो लड़की बाहर नहीं है। जब वो रेस्टोरेंट जाता है तो वो लड़की वहां पे भी नहीं होती। उसे अब थोड़ी सी उसकी कमी महसूस होने लगी थी। जब वो फसलों में काम करता है तो वो लड़की वहां पे भी नहीं दिखाई देती, इसलिए अब वो थोड़ा सा अकेलापन महसूस करने लगा था। यहाँ तक कि जब वो कल्टीवेशन करता है तब भी वो लड़की उसके साथ नहीं होती। ये देखकर वो कहता है कि लगता है शायद मैंने उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात की है। जब वो अपने बाथटब पर नहा रहा होता है तो अचानक उसे एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। जब वो नीचे झांक कर देखता है तो उसे दिखाई देता है वो लड़की एक बड़ा सा वेपन लेकर उसके घर की दीवार को तोड़ देती है और कहती है, मास्टर, अब हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए अब आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ऊपर आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ये देखकर वो लड़का तो घबरा सा जाता है कि वो यहाँ पर इस कंडीशन में है कि वो लड़की के सामने आ ही नहीं सकता। मगर जैसे ही वो लड़की ऊपर आती है तो चेन शेंग वहां पर नहीं होता। वो विंडो से कूदकर भाग गया था और हमें दिखाया जाता है कि वो चोरी छुपे वहां से टैंक 36 के घर में जा पहुंचा था। जिस पर टैंक 36 उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, वो जगह तुम्हारे रहने के लायक ही नहीं है, पर लगता है तुम्हें ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग उसे अपनी सारी स्टोरी बता देता है, जिस पर टैंक 36 कहता है, अच्छा तो ये बात है, पता नहीं कौन लड़की है जो कि उस नेशनल अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है, वैसे भी तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है। मगर चेन शेंग कहता है कि नहीं, वो लड़की मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं। तो टैंक 36 कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम एक नंबर के फट्टू हो और तुम डरते हो और तुम चले हो अपनी किस्मत को बदलने, जबकि तुम एक लड़की को एक्सेप्ट तक नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी नहीं कि उस लड़की के दिल में क्या है और वो तुम्हें क्यों ज्वाइन करना चाहती है। ये बात सुनकर चेन शेंग थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था, मैंने उस लड़की के बारे में नहीं सोचा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उदास बैठी हुई होती है और उसके पेरेंट्स भी उसके पास मौजूद होते हैं। और फिर उसका फादर उससे आकर कहता है, क्या तुमने वाकई डिसाइड कर लिया है कि तुम अब यहाँ से जाना चाहती हो? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, अब मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही यहाँ पर मेरा इलाज हो सकता है। ऊपर से मैंने अपने मास्टर को बहुत गुस्सा दिला दिया है, अब अगर मैं वहाँ पर दोबारा जाऊंगी तो वो दोबारा गुस्सा हो जाएंगे। तो उसका फादर कहता है, तुम्हारी बीमारी का सिर्फ एक ही हल है और वो उस लड़के के पास है। अगर तुम कहो तो मैं उसे जबरदस्ती फोर्स करूंगा और वो तुम्हारा इलाज जरूर करेगा। मगर वो लड़की कहती है, नहीं, हम व्हाइट एम्परर के लोग इस तरह के नहीं है कि हम किसी को फोर्स करें। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेन शेंग वो उस लड़की की तरफ आ रहा होता है और उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो गया था और वो सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहा था। मगर जब वो अपने घर वापस आता है और उस टूटी हुई दीवार से झांक कर देखता है तो वो लड़की वहां पर नहीं होती, वो वहां से जा चुकी थी। जिस पर चेन शेंग को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। मगर अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है तो वो पलट कर देखता है, वो लड़की उसके लिए कुछ बुक्स लेकर आई थी। ये देखकर चेन शेंग कहता है, क्या तुम गई नहीं, तुम तो जाने वाली थी? तो फिर वो लड़की कहती है, मैं जरूर जाऊंगी, मगर उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दे दूं, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है, मैं इन्हें आपके गेट पर रख देती हूँ। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एल्डर साओ आ जाता है और वो
वहाँ पर पवेलियन मास्टर के साथ आता है। वो पवेलियन मास्टर उसे समझा रहा होता है कि इस लड़के को आए हुए सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और आप चाहते हैं ये अभी से ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। मगर उसे वहाँ पर देखकर चेनशिंग उससे कहता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो फिर पवेलियन मास्टर उससे कहता है शायद तुम नहीं जानते मगर कोर्ट एग्जामिनेशन बहुत करीब आने वाला है और हर अकेडमी को उसके लिए क्वालिफाइड करना जरूरी है। मगर एल्डर साओ कहता है तुम इसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो। जिस पर चेनशिंग कहता है आखिर ऐसा क्यों। तो एल्डर साओ उसे बताता है कि हमारे जुओ रूल्स के हिसाब से तुम्हारी अकेडमी में स्टूडेंट्स का होना लाजमी है। फिलहाल तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम अकेले और बेकार से बंदे ही यहाँ पर रह रहे हो। मुझे बताओ कि आखिर क्या तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स लाकर अकेडमी एग्जाम को अटेंड कर सको। और वैसे भी जितनी भी अकेडमीज हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी ये अकेडमी जो कि पहले ही बहुत ज्यादा बदनाम है वो कभी भी इस एग्जाम में शामिल हो। यहाँ पे हमें कुछ पुराने विजुअल्स दिखाई देते हैं जब इस अकेडमी पर हमला हुआ था और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इतने में वहाँ पे खड़ी हुई वो प्रिंसेस कहती है कि मैं स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये बात चेनशिंग को हैरान कर देती है। इस मुश्किल घड़ी में वो लड़की उसका साथ देने को मान गई थी और चेनशिंग को यहाँ पर अब थोड़ा सा अफसोस होने लगा था कि वो लड़की इतने टाइम से उसकी डिसाइपल बनने के लिए उसकी मिन्नतें कर रही थी और उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर चेनशिंग ने हमेशा उस लड़की को धुतकारा और उसकी इंसल्ट करके उसे निकालने की कोशिश की। मगर वो लड़की आज उसकी इज्जत बचा रही है और वो पवेलियन मास्टर फिर चेनशिंग से कहता है कि तुम चुप क्यों खड़े हुए हो, उसे फौरन से एक्सेप्ट कर लो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। जिस पर वो लड़की भी कहती है मास्टर एक्सेप्ट कर लीजिए ना, इसमें आपका ही फायदा है, मैं आपको इस तरह एक लूजर की तरह खड़े होते नहीं देख सकती। तो चेनशिंग कहता है कि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, हो सकता है आगे चलकर तुम्हें मेरी वजह से बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है या फिर हो सकता है तुम्हें लोग मेरी वजह से बुरा भला कहें। जिस पर वो लड़की कहती है आप इसकी टेंशन ना करें, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझे बुरा भला कह सके। यहाँ पर वो क्लियरली एल्डर साओ की तरफ इशारा कर रही थी और चेनशिंग उसे अपना डिसाइपल तो एक्सेप्ट कर लेता है, मगर एल्डर साओ कहता है क्या तुम इसे इस तरह एक्सेप्ट करोगे। तो चेनशिंग फौरन से एक बुक निकालता है जिसे देखकर एल्डर साओ के भी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी होता है और टीचर अपने डिसाइपल को गाइडेंस के लिए कोई बुक या फिर कोई मैनुअल देता है और डिसाइपल अपने मास्टर के लिए कोई चीज लाता है और उसे तोहफे में कुछ देता है, जिसके बदले में मास्टर उस डिसाइपल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखते ही वो लड़की फौरन से अपने घर को भागती है जो कि सिर्फ एक दीवार की दूरी पर होता है और वो अपने घर जाकर वहां से खाने पीने की कुछ चीजें लाती है और साथ में अपने मास्टर को कोई गिफ्ट भी ला कर देती है। उसके बदले वो उसकी डिसाइपल बनना चाहती थी, जिसके बाद वो अपना हाथ मुंह धोती है। अपने आप को साफ सुथरा करने के बाद वो उसी सामान को उठाकर चेनशिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चेनशिंग उससे वो सामान लेता है और उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता है और साथ में वो लोग शिन्यांग मास्टर को ग्रीट करते हुए उसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं और साथ में वो लड़की अपने नए मास्टर के आगे झुक जाती है और पहली बार उसके सामने झुककर उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है। फिर वो दूसरी बार झुकती है और इसी तरह फिर वो 3 मर्तबा उसके आगे झुककर उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है और चेनशिंग उसे फौरन से उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ एल्डर साओ कहता है कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो मगर तुम लोग कभी भी कोर्ट एग्जाम में शामिल नहीं हो पाओगे। ये कहते ही वो वहां से चला जाता है और जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक लड़की होती है जो कि उन लोगों पर नजर रख रही थी और वो एक बुक पे हर एक बात को नोट कर रही होती है। जिसके बाद अगले सीन में एक ईगल को दिखाया जाता है। वो ईगल फौरन उन लोगों को देखने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक और यंग वॉरियर के पास ले जाकर ट्रांसफर कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर साओ वो भी सारी इन्फॉर्मेशन उस यंग मास्टर को आकर बता देता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर जैसा आपने कहा था वो लड़का बिल्कुल वैसा ही है, हम लोगों ने बस उसे थोड़ा सा ही उकसाया है और वो ग्रीन फीस्ट के लिए मान गया है। जिसके बाद वो यंग मास्टर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह हम लोग उसे ओपनली कहीं पे भी कहीं भी मार सकते
जाते हैं। ये कहते ही वो उस हॉकी स्टिक से जैसे उस बॉल को मारता है तो वो बॉल एक वॉरियर से जाकर टकराती है, जिससे उसकी टांग वहीं टूट जाती है। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। ये देखते ही वो यंग मास्टर अपनी वही स्टिक लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए वो स्टिक उसके सर पे दे मारता है, जिससे वो उसके सिर को बॉल की तरह उड़ाकर फेंक देता है। और फिर वो चेन के बारे में कहता है, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन इससे ज्यादा मजबूत होगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।